तो इस वीडियो में मैं वीक 3 का थ्योरी पार्ट को कवर करूँगा और बिल्कुल इसे कोशिश करूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल एंड समझने सबको समझ में आ जाए ऐसा बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीक 3 थ्योरी। इस वीक में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? पहला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वो हम सीखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टेट्स 1 में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है, मीनिंग वही है, थोड़ा निकालने का तरीका अलग है क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। उसके बाद हम देखेंगे कोवेरिएंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट होगा कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट एंड लास्ट में हम बाउंड्स इन प्रोबेबिलिटीज यूजिंग मीन एंड वेरिएंस ये देखेंगे, जिसमें दो इनइक्वालिटीज हैं, उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इसका डेफिनेशन है, सपोज x is a discrete random variable with range tx and pmf fx. The expected value of x, denoted e of x, is defined as e of x is equal to summation of t into fx, assuming above sum exists. तो expected value क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल एक एवरेज होता है, मीन होता है, जिसको मीन भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। जैसे भी किसी भी रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज है तो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज होगी कुछ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। बट एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है कि उस रैंडम वेरिएबल का एवरेज क्या है, मीन क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जस्ट लाइक ए मीन होता है। ओके, जैसे इसमें दिया है कि अदर नेम्स मीन ऑफ एक्स, मीन भी बोलते हैं। एक्स मे आर मे नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ एक्स। जो एक्स की जो रेंज होगी, सपोज दैट अगर हम एक डाइस की बात करें तो डाइस केस में उसकी रेंज होती है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी सपोज 3.5, जो कि उसकी रेंज में नहीं है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड ई एक्स हैज द सेम यूनिट्स एज एक्स, और ई एक्स की वही यूनिट होगी जो एक्स की यूनिट होगी। जैसे कोई बर्नौली ट्रायल है तो उसमें या तो सक्सेस होता है, फेलियर होता है, पी 1 माइनस पी होता है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ जो एक्स की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और सबको एक साथ जोड़ देते हैं, और वही आते हैं जो जोड़ने पे जो आता है वही हमारा टोटल सम जो होता है वो उस वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एवरेज होता है या मीन होता है। जैसे बर्नौली ट्रायल में दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, एक पी होता है, एक 1 माइनस पी होता है। पी हमारा सक्सेस होता है जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, तो 1 वैल्यू हो गई, पी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो 1 इंटू पी। और दूसरा होता है फेलियर जिसको हम 0 से लिखते हैं, तो 0 इंटू 1 माइनस पी, दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है यानी यहाँ पे पी आएगी, तो पी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, एवरेज कुछ भी के लिए वो है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1 to 6 जो डाइस के केस में है। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर एक का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/6 होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबकी वैल्यू के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और सबको जोड़ देते हैं। 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6, लाइक दैट 6 इंटू 1/6 करके सबको ऐड कर देंगे, तो ये 3.5 आएगा। ये लॉटरी का केस है जिसमें 3 टिकट हैं, 0, 20 और 200, टोटल 1000 टिकट है। इसमें जो प्राइजेस हैं, जीरो वाले टिकट की टोटल नंबर है जो वो 972 है,
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 972 बाई 1000, 1000 टिकट में 972 जीरो प्राइजेज है। ओके, दूसरा 20 रुपीज की जो प्राइस है वो 27 टिकट है, तो 27 बाई 1000 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और 200 रुपीज का सिर्फ एक टिकट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/1000। तो इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ इनकी जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन टिकट आ जाएगा, जो एवरेज या मीन कह लीजिए। जैसे 200 इंटू 1/1000 प्लस 20 इंटू 27/1000 प्लस 0 इंटू 972/1000 कर देंगे, तो ये आता है 56 पैसा। तो इस हिसाब से एक टिकट की एक्चुअल प्राइस जो होगी, एवरेज प्राइस, मीन प्राइस जो हो गई, वो एक्सपेक्टेड प्राइस हो गई 56 पैसा। हालांकि जो लॉटरी में जो भी उसका चार्ज होगा 10, 20, 30, 40, 50 उस पर एक लॉटरी होगी, बट एक्चुअल एवरेज प्राइस 0.656 रुपीज होगा। ओके, कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल एंड पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल। कंसीडर ए कांस्टेंट c एज ए रैंडम वेरिएबल x। अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है, जैसे c है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, तो उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन या एवरेज होगा वो भी 1 इंटू सी यानी c ही होगा। ठीक है, सपोज x टेक्स वैल्यू नॉन निगेटिव वैल्यू, अगर x नॉन निगेटिव वैल्यू लेता कैरी कर रहा है, उसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि x जो है 0 या 0 से ज्यादा है, नॉन निगेटिव है, देन जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो भी 0 या 0 से ज्यादा होगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। अगर x के सारे रेंज जो है पॉजिटिव है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कोई रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये सपोज x1 से लेके xn हैव ज्वाइंट पीएमएफ, fx1 से लेके fxn तक कोई ज्वाइंट पीएमएफ है रैंडम वेरिएबल का, विद रेंज ऑफ xi डिनोटेड txi, लेट g इज अ फंक्शन बिलोंग्स टू ये जो रेंज है x1 की, tx1 से लेकर txn तक का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब कहने का कि g एक फंक्शन है जो जिसमें कि ये x1 xn x2 xn जो है ये सब वेरिएबल है और रियल नंबर पे है ये फंक्शन एंड लेट y जो है उसकी वैल्यू है फंक्शन ऑफ z की हैव रेंज dy एंड pmf fy, उसका pmf fy है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन g इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ t इंटू fy जो है वो उसका pmf है, तो उस फंक्शन का pmf से हम उसके t यानी जो उसकी जो वैल्यू है t जो है रेंज है y की, उस रेंज से उसके pmf में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो उस फंक्शन की भी हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब तरीका वही है जो रैंडम वेरिएबल निकल करते थे, अब ये फंक्शन है तो इसको फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। तरीका वही है, वैल्यू से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। एग्जाम्पल फॉर इलस्ट्रेशंस, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर x की वैल्यू है -2 से लेके 2 तक, 5 वैल्यू है, सबकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी 1/5 है। g ऑफ x फंक्शन है जिसका जो कि है g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, तो ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जब इसका x स्क्वायर करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर सेम होगा यानी 0, 1, 4 हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की 1/5, 1 की 2/5 एंड 4 की 2/5 होगी। तो जब हम g ऑफ x की एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन या एवरेज निकालेंगे e ऑफ g ऑफ x, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/5, 2/5, 2/5 उसका करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे जो कि 2 आएगा। ओके, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम अगर एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी करा तो एक्स स्क्वायर करके भी अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ जोड़ें, जैसे -2 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस -1 स्क्वायर इंटू 1/5, अगर हम इस यहाँ पे भी एक्स की को स्क्वायर करके और इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वही वैल्यू आएगी 2। तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, दोनों तरीके से हम जा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आता है लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसमें एक प्रॉपर्टीज है लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्वेश्चन में इसका यूज होता है इसलिए इसको समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर x है
और फिर कह रहा है कि x में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है, जैसे c एक कांस्टेंट है, उसमें x की हर वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है उसमें भी कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। x e of cx is equal to c into e of x for a random variable x and a constant c। इसको प्रूफ करके दिखाया है। जितना प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, हम मोटा मोटा चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें उसे मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेते हैं जो कि हमें काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दो अगर वेरिएबल है x एंड y, तो उनकी जो x प्लस वाई का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होगा फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल x एंड y। कोई भी दो रैंडम वेरिएबल है उसके लिए कंडीशन फुलफिल होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है पॉइंट वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होता है? तो अभी हमने एवरेज निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है, जो एवरेज है वो बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी नहीं देता किसी भी रैंडम वेरिएबल के बारे में। इसका मोटिवेशन है, वेरिएंस के पीछे क्या मोटिवेशन है, हमें वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए समझाया है कि हाउ गुड इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इन डिस्क्राइबिंग ए रैंडम वेरिएबल। जैसे यहाँ पर तीन तरह के वेरिएबल लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। x जिसमें सिर्फ एक वैल्यू है 10, y में दो वैल्यू है 9 एंड 11, और तीसरा है z जिसमें दो वैल्यू है 0 और 20। तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो गई। 10 की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, y वाले की हाफ हाफ हो गई, और z वाले की भी हाफ हाफ हो गई। अब हम इसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 आएगी, लेकिन डाटा डिफरेंट है। x में सिंगल है 10 है, y में 9 एंड 11 है, और z में 0 एंड 20 है। तो however the three random variables are quite different, तब भी उनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता रैंडम वेरिएबल के बारे में, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर एंड स्प्रेड। एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। we need some indicator of spread about the expected value। spread मतलब फैलाव, किस तरह का फैलाव। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर 9 एंड 11 है, तो इनके बीच में गैप अलग। यहाँ पर 0 एंड 20 इनके बीच में गैप ज्यादा है। तो ये स्प्रेड को मेजर करने के लिए हम वेरिएंस नाम की टर्म्स को यूज करते हैं। और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है ये देखते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही चीज है। The variance of a random variable x denoted VAR, where x is defined as variance of x is equal to expected value of x minus e of x का होल स्क्वायर। ये इसका फंक्शन है। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस e ऑफ x, यानी कि जो x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उसके स्क्वायर को हम x से माइनस करके फिर जो आएगा उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है x का, वो होता है डिनोटेड करते हैं एस डी ऑफ x एंड इज डिफाइंड एज उसका वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो अल्टरनेटिव फार्मूला वेरिएंस के लिए ये है, जो सिंपल फार्मूला जो हम ज्यादातर यूज करेंगे, इससे ही ये फार्मूला डिराइव हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में है और हर जगह है। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और प्रूफ पे नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे मोटा मोटा चीजें देखेंगे जो हमें काम किए और हमें याद कर लें। तो ये वेरिएंस का फार्मूला है, ये उतना यूज में नहीं होता है, ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, और ये फार्मूला उसी फार्मूले से डिराइव हुआ है। इसको आप याद कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x का होल स्क्वायर। ये जो है वो x स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और यह x के एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर है। ये चीज हम स्टेट्स 1 में भी कर चुके हैं, तो कोई इतना कठिन नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला को याद कर लें। ये जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और ये जो टर्म है वो एक्स के एक्सपेक्टेड वैल्यू का
होल स्क्वायर है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम आगे चल के म्यू से भी डिनोट करेंगे, तो ये म्यू का स्क्वायर है। ओके, देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब इसके क्या है, वेरिएंस का प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल एंड लेट ए बी ए कांस्टेंट रियल नंबर। अगर x एक रैंडम वेरिएबल है और a एक जो है कांस्टेंट है, तो क्या होता है, देखिए अगर हम a से किसी कांस्टेंट से अगर किसी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसके वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर हम किसी वेरिएंस में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसका वेरिएंस निकालें, तो जो रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा एक्स में, उसमें उसके स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एक स्क्वायर रूट में स्क्वायर में होता है ये टर्म्स, तो इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसका भी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ए के पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, तो वेरिएंस में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ ए से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, दूसरा, अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म्स को रैंडम वेरिएबल में जोड़ दें, इसे x प्लस ए कर दें, तो यहाँ पर वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज सेम रहेगा। तो ये 4 पॉइंट हैं, इसको ध्यान में बैठा लें, क्वेश्चन करते समय इनकी जरूरत में पड़ेगी। कंट्रास्ट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर ए ऑफ एक्स। ओके, फॉर एनी टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू y, हम पहले वाले स्लाइड में भी हम देख चुके हैं। ओके, सपोज x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन मोर इज ट्रू। अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो कुछ चीजें और भी इसमें ऐड हो जाएंगी, जो इनकी प्रॉपर्टीज है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, देख लेते हैं। जैसे x एंड y का जो मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, expected value of x y is equal to expected value of x into expected value of y। तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ये चीज फॉलो होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। एक्स वाई की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो, एंड वेरिएंस जो होगा एक्स प्लस वाई का, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई होगा, ये भी इंडिपेंडेंट है तभी उसी टर्म में सही है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ओके, ये जो एक चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करने की जरूरत है। और इसमें 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है और वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन करते समय हमें कभी-कभी डायरेक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस दिया रहेगा और नहीं दिया है, तो हमें एग्जांपल में जो है क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसी हिसाब से में जो डाटा रहेंगे उससे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये टेबल को रट लेने की जरूरत है। जैसे अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही आउटपुट होते हैं, फेलियर एंड सक्सेस, और p एंड 1 माइनस p 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो इसका जब अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो p आएगा। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू p होगा, वेरिएंस होगा p इंटू 1 माइनस p। तो ये बस याद कर लेने की जरूरत है और कुछ नहीं इसमें कराना है, याद कर लेंगे और सीधे अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और हम काउंट करते हैं कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है कितना सक्सेस हुआ, तो n और p 2 डाटा होंगे, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो n इंटू पी हो जाएगा, और वेरिएंस जो होगा वो n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसमें प्रोबेबिलिटी p है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो 1 अपॉन p होगी, 1 बाई p होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड वेरिएंस होगा 1 माइनस p अपॉन p स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 1 बाई p और वेरिएंस होगा 1 माइनस p बाई p स्क्वायर। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अगर है लैम्डा के साथ, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा होगा और वेरिएंस भी लैम्डा, नो चेंज।
अब एक लास्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1 से लेके n तक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो n+1/2 होगा, जो एवरेज होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो n+1/2 होगा, और जो वेरिएंस होगा वो n² - 1/12 होगा। तो ये चीज याद करने की जरूरत है, ये 4-5 चीजें याद रहेंगी, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, नहीं भी याद है तो हम रेफर कर लेंगे एट द टाइम। आगे चलते हैं। अब आता है स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स। स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स होते हैं कि a random variable x is said to be standardized if उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एवरेज है वो 0 हो जाए और जो वेरिएंस है वो 1 हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा नहीं, बट हम इसको बना सकते हैं थ्योरेटिकली। जैसे लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, देन y एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम x माइनस x उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करेंगे e ऑफ x को और डिवाइड कर देंगे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इस तरह का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो फॉर्म आएगा वही स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल को सॉरी। तो y इज इक्वल टू x माइनस e ऑफ x अपॉन एस डी ऑफ x, यही स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल है, उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। यहाँ पर जो होगा वो वेरिएंस जो होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोवेरिएंस एंड कोरिलेशंस। अब ये देखते हैं, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू देख लिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद हमने वेरिएंस देख लिया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। अब आता है कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कोवेरिएंस और कोरिलेशन किस टर्म में होगा? कंसीडर द फॉलोइंग टू जॉइंट पीएमएफ फॉर टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, उनके लिए हम जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे ध्यान दो, जो ये वाला है जॉइंट पीएमएफ, इसमें सभी का हाफ 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 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ जगह 0 है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू हाफ है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हाफ है। दोनों एक साथ 0 1 और 1 0 पे है, ठीक है। तो सेम मार्जिनल पीएमएफ इन बोथ केसेस, दोनों का जो मार्जिनल पीएमएफ होगा वो सेम होगा। सो मीन एंड वेरिएंस आर द सेम फॉर एक्स एंड वाई, और मीन और वेरिएंस भी सेम है। अभी हमने देखा कि मीन से हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी तो उसके लिए हमने वेरिएंस बनाया और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया। लेकिन अभी यहाँ पे जो है मीन और वेरिएंस भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चीज़ है, हाउएवर द टू केसेस आर वेरी डिफरेंट, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इन वन केस। पहले केस में एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, सबकी वैल्यू हाफ 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 है। लेकिन दूसरे केस में एक्स एंड वाई डिपेंडेंट हैं, वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ वाई इन द अदर। जब क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक्स है तो वाई नहीं है, वाई है तो एक्स नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है। तो कह रहा है कि हाउ टू समराइज रिलेशनशिप बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स। तो इनके बीच में रिलेशनशिप को कैसे हम समराइज करेंगे, उसी के लिए कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन है। डेफिनेशन देखते हैं। सपोज x and y are random variables on the same probability space, the covariance of x and y denoted COV xy is defined as, इसका क्या फॉर्मूला है कोवेरिएंस का? E of x minus ex into y minus ey। मतलब कि जो एक्स वाई का जो ज्वाइंट पीएमएफ होगा उसमें से वहाँ हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट उससे पहले एक्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको एक्स की में से माइनस करेंगे और वाई के एक्सपेक्टेड वैल्यू को वाई में से माइनस करेंगे और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे कि उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उससे मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे तो कोवेरिएंस आएगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट इस पॉइंट पे हमें ये फार्मूला याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसी फार्मूले से हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो इसको याद करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देख रहा है कि कुछ रिलेशंस, कुछ उसके बारे में बात हो रही कोवेरिएंस के बारे में। कोवेरिएंस एक्स वाई इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो x माइनस ई एक्स एंड y माइनस ई वाई टेंस टू बी पॉजिटिव। व्हेन x इज अबव या बिलो इट्स एवरेज होगा तो y टेंस टू बी करस्पॉन्डिंगली अबव या बिलो इट्स एवरेज। मतलब
अगर कोवेरियंस एक्स वाई का पॉजिटिव है तो हम जो होगा एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। एंड अगर नेगेटिव है तो उल्टा होगा, व्हेन एक्स इज एबव या बिलो होगा तो वाई टेंड्स टू करस्पॉन्डिंगली बिलो या एबव होगा। मतलब एक्स बढ़ेगा अगर नेगेटिव है तो वाई घटेगा, और एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो और पॉजिटिव है तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे घटेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई जीरो है, आ जाता है कोवेरियंस जो है एक्स वाई का जीरो आ जाता है, इसका मतलब हो गया कि एक्स एंड वाई आर सेड टू बी अनकोरिलेटेड, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, वो अनकोरिलेटेड है। ओके। इसके बाद जो सर हैं इसके स्कैटर प्लॉट के द्वारा भी समझाए हैं कोवेरियंस को कि कैसे स्कैटर प्लॉट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कोवेरियंस का स्कैटर प्लॉट होता है, जीरो का कैसा होता है वो मैं इस स्लाइड में नहीं कवर किया हूँ, उसको आप समझ सकते हैं, आपने स्टैटिक्स 1 में भी पढ़ा होगा। यह जानकारी के लिए आप वो लेक्चर या स्लाइड देख सकते हैं, उसका इतना इंपॉर्टेंस मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। प्रॉपर्टीज मैं कवर कर लिया। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है कि अगर रैंडम वेरिएबल एक्स का एक्स के साथ ही कोरिलेशन निकालें, कोवेरिएंस निकालेंगे तो वो आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स ही आएगा। प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ में ना जाकर के हम ये समझ लें कि अगर सेम रैंडम वेरिएबल को 2 बार लेकर कोवेरिएंस निकाला तो वेरिएंस के बराबर ही आता है। ओके। अब यहाँ पर एक और है पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये चीज भी ध्यान देने की। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये फार्मूला निकल के आता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है कि एक्स वाई का जो कोवेरिएंस होगा उसका फार्मूला क्या होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। फिर कह रहा है कोवेरिएंस इफ सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक कोवेरिएंस है तो एक्स वाई का जो कोवेरिएंस होगा वाई और इज इक्वल टू वाई और एक्स के कोवेरिएंस के बराबर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वही चीज है। कोवेरिएंस है जो लीनियर क्वांटिटी, लीनियर भी है, मतलब कि अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और दूसरा है जो एक फंक्शन है ए वाई प्लस बी जेड, तो उसका जो होगा कोवेरिएंस होगा वो ए इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, एक्स के साथ दोनों मल्टीप्लाई होगा, एंड बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड होगा, यानी कि जो उनमें स्केलर है वो बाहर आ जाएगा। कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू जेड जो होगा वो ए इंटू कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड प्लस बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड। तो इसको भी बस देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन में इसका सीधा एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर x और y प्लस जेड है, यहाँ पर x प्लस वाई एंड जेड है, तो उसके साथ दोनों का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ने उसका कोवेरिएंस लिए हैं और जो उसके साथ कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर निकाल दिया है, वही है कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, अभी तक हमने कोफिशिएंट देखा था, कोवेरिएंस देखा था, ये कोवेरिएंस है, ये कोवेरिएंस है। अभी आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर सिंपली कोरिलेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y डिनोटेड रो एक्स वाई इज डिफाइंड एज, इसको p जैसा जो है दिख रहा है इसको रो पढ़ते हैं, रो इज डिफाइंड एज रो ऑफ एक्स वाई होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बटेगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस तरीके से हम कोरिलेशन निकालते हैं। और जो कोवेरिएंस होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ पर बाउंड का भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया कि टू गेट लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ई एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस y माइनस ई वाई अपॉन एस डी वाई का होल स्क्वायर, लोअर बाउंड के लिए है। अपर बाउंड के लिए x माइनस ई एक्स का अपॉन एस डी एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा अपर बाउंड के लिए, यहाँ लोअर बाउंड के लिए प्लस साइन है। तो एक फार्मूला है, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन में सीधे जरूरत पड़ेगी। यूजिंग द अबव जो क्या कहते हैं, जो कोरिलेशन होता है,
कोरिलेशन होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। ये चीज़ हम स्टैटिक्स 1 में पढ़े हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ओके। कोरिलेशन एंड रैंडम वेरिएबल्स, 1 मिनट। तो जो कोरिलेशन होता है एक्स वाई का, वो एक नंबर होता है दैट समराइजेस द ट्रेंड बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। टू रैंडम वेरिएबल के बीच में ट्रेंड कैसा, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीजें बताता है। और जो कोरिलेशन होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है। और ये कोरिलेशन है जो रो एक्स वाई है इज क्लोज टू जीरो है, तो एक्स एंड वाई आर क्लोज टू बीइंग अनकोरिलेटेड। अगर ये जीरो या जीरो के पास, अगर जीरो है तो अनकोरिलेटेड है, अगर जीरो से नजदीक है तो क्लोज टू बीइंग अनकोरिलेटेड है। इन दोनों में एक दूसरे का कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब एक के चेंज होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नो क्लियर ट्रेंड बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन अगर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1 है या इज इक्वल टू -1 है, देन देयर एग्जिस्ट ए, एक कांस्टेंट ए होगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, एंड बी होगा, दो कांस्टेंट होंगे जिससे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं y को x के टर्म में। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी विद प्रोबेबिलिटी 1। मतलब अगर एग्जैक्टली कोरिलेशन जो 1 या -1 है तो हम दो ऐसे कांस्टेंट a एंड b डिफाइन कर सकते हैं जिससे हम y को एग्जैक्टली x के टर्म्स में एक्सप्लेन कर दें विद प्रोबेबिलिटी 1, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और इस केस में हम कह सकते हैं कि y इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का लीनियर फंक्शन है। ओके। एंड अगर जो एक्स वाई का रो एक्स वाई है कोरिलेशन इज क्लोज टू 1 है, मॉड वैल्यू 1 और -1 है, तो x एंड y जो होंगे वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड होंगे। इंक्रीज इन x इज लाइकली टू मैच अप विद एन इंक्रीज इन y। अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। अब आते हैं हम बाउंड्स पे। बाउंड्स ऑन प्रोबेबिलिटीज यूजिंग मीन एंड वेरिएंस। बाउंड्स क्या होते हैं? नोटेशन फॉर मीन एंड वेरिएंस। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मीन एंड वेरिएंस के लिए अभी तक हम जो नोटेशंस यूज कर रहे थे उसके लिए जो हम आगे क्या यूज करेंगे, जो यूनिवर्सल नोटेशंस क्या है। इफ देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम जो ई ऑफ एक्स, जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था उसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू से। म्यू इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स। एंड जो वेरिएंस ऑफ एक्स है जो कि एक स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में होता है वैल्यू, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से लेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज ए वेरिएंस एंड इसका जो अंडर रूट यानी जो सिग्मा होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है। तो तीन तरह के एक्स यहाँ पर नोटेशन हम देख रहे हैं। म्यू जो कि मीन, एवरेज, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यूज करेंगे, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए यूज करेंगे, और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करेंगे जो कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। एंड इफ देयर इज अ मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स होंगे तो म्यू ऑफ एक्स जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें हम एक्स नोट कर देंगे, वाई नोट कर देंगे, ये शो करने के लिए कि वो एक्स का है, वेरिएंस है, मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स जो होगा वो एक्स का वेरिएंस होगा, और सिग्मा एक्स जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा। देन व्हाट डज मीन से अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आता है कि जो मीन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बताता है। Suppose the average marks in a course is 50 by 100. Average marks जो है वो 50 है 100 में। तो what fraction of student will have marks greater than or equal to 50? अगर एक क्लास है उसका जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है, तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 50 से ज़्यादा है, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 50 से ज़्यादा किसी का मार्क्स होता ही नहीं तो एवरेज मार्क्स 50 नहीं आता, यानी 50 आने का मतलब कि 50 से ज़्यादा है किसी का मार्क्स। What fraction of students will have scores more than 80 or 80 or more than 80? It cannot be 1.
कैन इट बी 0.9? ये चीजें मतलब विचार करने की हैं, सोचने की हैं कि हमें एवरेज से सिर्फ उसका अपर बाउंड या लोअर लिमिट नहीं पता चलती कि उससे ऊपर कितने हैं और उसके नीचे कितने हैं। इसी चीज को फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो बाउंड्स का हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स इन स्टैटिस्टिक। Consider a random variable x with mean mu and variance sigma square. In an experiment, x may take a value that is close to mu. Mu is a average, mean, expected value. उससे क्लोज वैल्यू हो सकता है x की, और अवे फ्रॉम म्यू, या म्यू से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x माइनस म्यू, मतलब x में से अगर उसके एवरेज को, मीन को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस कर दें, मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द मीन म्यू। वो डिस्टेंस बताएगा कि उसका डिस्टेंस कितना है मीन से। कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू म्यू से आगे है, ज़्यादा है, तो पॉजिटिव होगा, नहीं उसके इसमें नेगेटिव होगा, x माइनस हम कर रहे हैं, और अगर पीछे है तो पॉजिटिव होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है? द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस दैट ए रियलाइजेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इन अवे फ्रॉम द मीन मीन्स x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये जो है वो है स्टैंडर्ड यूनिट, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। We expect x minus mu to fall between minus c sigma plus and c sigma for a small value of c. c कोई कांस्टेंट है, तो हम अगर c इज इक्वल टू, अगर हम c ले लेते हैं, इज इक्वल टू अगर c ले लेते हैं, तो ये x माइनस म्यू जो है वो हो जाएगा c सिग्मा, तो प्लस c सिग्मा एंड माइनस c सिग्मा के बीच में ये वैल्यू फॉल करेगी x माइनस म्यू। x माइनस म्यू बाई जो सिग्मा है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके हम अगर c ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो x माइनस म्यू जो होगा इज इक्वल टू c सिग्मा हो गया, यानी कि x माइनस म्यू जो होगा प्लस c सिग्मा या माइनस c सिग्मा के बीच में ही होगा। इन अदर वर्ड्स वी एक्सपेक्ट x टू फॉल बिटवीन, x जो होगा, अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू प्लस c सिग्मा या म्यू माइनस सी सिग्मा के बीच में x होगा। x की जो वैल्यू होगी वो म्यू यानी मीन प्लस सी सिग्मा, सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर म्यू माइनस सी सिग्मा के बीच में होगी। ओके, तो अब आता है मार्कोस इनइक्वालिटी। दो इनइक्वालिटी के बारे में हम हमारे यहाँ कोर्स में जिक्र है, मार्कोस इनइक्वालिटी एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले मार्कोस इनइक्वालिटी देखते हैं। मार्कोस इनइक्वालिटी क्या होता है? मार्कोस इनइक्वालिटी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पर जिक्र होगा अपर बाउंड का, अपर बाउंड के लिए बारे में पूछेगा। और मार्कोस इनइक्वालिटी के लिए एक ही चीज की हमें जरूरत पड़ती है, और वो है म्यू की, एक्सपेक्टेड वैल्यू की। यानी कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ म्यू दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है, या फिर कुछ इस तरीके की वैल्यूज दिया है जिससे हम पता कर सकें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और हम उसके म्यू की वैल्यू निकाल सकें, और अपर बाउंड पूछ रहा है, तो वहां पर मार्कोस इनइक्वालिटी लगाई जाएगी। और यहाँ पर हमें सिर्फ इसके फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है कि कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की, ये नॉन निगेटिव वैल्यू होगा। जो x की वैल्यू होगी वो नॉन निगेटिव वैल्यू होगी, और म्यू की भी वैल्यू नॉन निगेटिव होगी, यानी 0 या 0 से ज्यादा होगी। इस तरह की चीजें अगर क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो सिंपल उसमें मार्कोस इनइक्वालिटी लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। लेट x be a discrete random variable taking non negative value with a finite mean mu। अगर x की वैल्यू नॉन निगेटिव है तो म्यू की वैल्यू भी नॉन निगेटिव होगी। तो हमें इसके लिए अपर बाउंड पूछेगा और सिर्फ एक डाटा चाहिए म्यू के, तो हम ये निकाल लेंगे। क्वेश्चन में बाकी चीजें दी होंगी। तो म्यू दिया है, नॉन निगेटिव वैल्यू है, और अपर बाउंड पूछ रहा है, तो मार्कोस इनइक्वालिटी लगाएंगे। और ये फार्मूला अभी के लिए याद कर लें। क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि इसका क्या यूज है और कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c।
एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये होगा, जैसे सी कोई एक कांस्टेंट टर्म्स का नंबर होगा, पूछेगा कि एक्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की जो वैल्यू है सी या उससे ज़्यादा है। तो इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे म्यू डिवाइडेड बाई सी कर देंगे, तो वही आ जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या है? तो थ्योरम है चेबीशेव इनइक्वालिटी का, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद ए फाइनाइट मीन म्यू एंड ए फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है म्यू भी होगा और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस भी होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों का काम है इसमें, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दिया होगा और वेरिएंस भी दिया होगा, म्यू भी दिया होगा और वेरिएंस भी दिया होगा। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव कोई कंपलसरी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपर वन लोअर वन दोनों की बात करेगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा। इसका कनेक्शन है 1/k² से ये लेस देन और इक्वल टू होगा। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी है। इसी का दूसरा फॉर्म है जो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे, वो ऐसा है, नीचे लिखा है, एक मिनट इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू, इसमें ये लगा है, इसका मतलब कि ये एक्स माइनस म्यू या म्यू एक्स प्लस म्यू दोनों हो सकता है। म्यू माइनस के सिग्मा एंड म्यू प्लस के सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। ओह सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे होगा ये, म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन एक्स, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। नहीं, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, एक मिनट फिर से लिखता हूँ। वैसे ये जो लिखा हुआ ये भी सही है, बट इसका जो दूसरा फॉर्म है वो मैं लिख रहा हूँ। ये होगा एक्स माइनस म्यू, ये होगा, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इज एक्स माइनस म्यू इज लेस देन और इक्वल टू के सिग्मा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिग्मा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू माइनस के, सर हाँ, तो ये होगा। तो इसे यही चेबीशेव इनइक्वालिटी है, और इसको सिर्फ अभी यहाँ पर याद कर लेते हैं, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन कैसे इसका यूज होता है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन कर देना चाहिए, दो कोई एग्जांपल लेके, बट अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं, मैं क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 2-4 एग्जांपल और मैं ऐड कर दूंगा। आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस जरूर देखना, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन वाले मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप जरूर देखना। व्हाट डू मीन एंड वेरिएंस से अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन? मीन और वेरिएंस ये दोनों दिया होगा वहाँ पे चेबीशेव इनइक्वालिटी में। चेबीशेव इनइक्वालिटी हम जब लगाएंगे तो मीन एंड वेरिएंस दोनों दिया होगा, और उसमें सिर्फ हमें मीन दिया होगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया होगा, तो लगेगी मार्कोस इनइक्वालिटी। तो मीन through Markov inequality bounds the probability that a non-negative random variable takes values much larger than the mean। तो मार्कोस इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि उस प्रोबेबिलिटी जो होगा वो बताती है कि नॉन नेगेटिव एक रैंडम वेरिएबल है
वो टेक्स वैल्यू मच लार्जर देन द मीन, जो मीन से ज़्यादा अपर बाउंड यानी, और मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा थ्रू चेबिशेव इनइक्वालिटी हमें बताती है कि बाउंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज अवे फ्रॉम म्यू बाई के टाइम्स सिग्मा। ये हमें म्यू से एक्स कितना दूर है वो बताती है के टाइम्स सिग्मा। ये सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमें बताती है। तो ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्कोस इनइक्वालिटी क्या बताती है और चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या बताती है। ओके, तो यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट वीक 3 का खत्म होता है। जो चीज़ें रह गई वो यही रह गई कि हम चेबिशेव इनइक्वालिटी और मार्कोस इनइक्वालिटी पे मैं कुछ क्वेश्चन कवर करना था, जो कि मैं क्वेश्चन वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और मैं टाइम स्टैंपिंग भी उसमें कर दूंगा, जिससे आपको अगर डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन देखने हैं तो आप उस पर ही जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।